मुझे ट्रक दो, 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 मुझे ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक। अंत में इस सरकार को जिताने का सारा उत्तरदायित्व तो लगता है मनफ भाई चाय वाले के कंधे पर आ गया है। संजय राउत जो है वो मनफ भाई के दुकान पर गए और बोले, भैया कुछ विधायक मिलेंगे क्या। फिर मनफ भाई उनको अपनी दुकान पर बैठने बोलकर बाइक लेकर निकल गए। संजय राउत की जान में जान आई कि वो चाय वाला अपनी बाइक से लेडीज लोग के लिए पैड ला सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता। वो हारमोनियम निकालकर बजाने लगे। तभी थोड़ी देर बाद मनफ भाई एक बस लेकर आता दिखा जिसमें शिवसेना के 44 विधायक थे। संजय राउत मनफ भाई को धन्यवाद दिया और गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी वहां से एकनाथ शिंदे और हिमंता बिस्वा शर्मा बाहर निकले और उन्हें दबोचकर बस में बिठा लिया कि भाजपा अपनी पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दे। एक का नाम रखे भाजपा ब्रैकेट में मोदी शाह और दूसरे में लिखे भाजपा ब्रैकेट में विपक्ष। संजय जी 11:15 बजे आज सुबह में यह कह रहे थे कि अगर भाजपा को लगता है कि शिवसेना की सरकार गिरा देगी तो वो यह जान ले कि हम राख से दोबारा उठ खड़े होंगे। वो यह बताना भूल गए कि वह राख किस वस्तु की होगी, स्वयं की अधोजटाओं के जलने की या पिछली बार जो चीज उखाड़ ली थी उसकी राख। खैर 1 घंटे के बाद संजय राउत ने विधानसभा भंग होने के भी संकेत दिए। संभव है कि एकनाथ शिंदे ने हथेली भरकर कुछ उखाड़ लिया था और समय के साथ दर्द, सूजन, जलन, लहर, स्थान विशेष की लालिमा, त्वचा में रक्तिम नमी आदि की मात्रा में सतत वृद्धि हो रही है। मुंबई में पेंगुइन लाना हो या फिर 43 शिवसेना पार्षदों के घरों के सौंदर्यीकरण हेतु 3,693 करोड़ का आवंटन। आदित्य साहब ने बताया कि विलक्षण पिता का पुत्र अति विलक्षण ही होता है। क्रेडिट के लिए अभी कई IT सेल वाले लड़ मरेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा वाली किताब में जैसे कथाएं होती हैं वैसे ही कथाएं गढ़ी जाएंगी कि देवेंद्र फडणवीस को यह विचार होली मिलन समारोह में गले लगते समय अमित भाई शाह ने कान में दिया था कि वो शिवसेना को तोड़ने का प्रयत्न करें। जब शिवसेना ने चुनाव तो भाजपा के साथ होकर लड़ा था और सरकार उनके साथ बना ली जिनको गाली देकर, जिनके दुर्गुण गिनाकर चुनाव जीती थी। तब रवीश जी यह देख पा रहे थे कि शिवसेना तेल की खौलती कड़ाही पर बैठकर आदर्शों की जलेबी छान रही है और रवीश राजदीप जैसों को टाटा न्यू ऐप से तुरंत डिलीवर हो रहा है, एकदम गर्मा गर्म। असम की बाढ़ से याद आया कि राजदीप एक विशिष्ट प्रकार के दोगले हैं। नहीं, दोगले से आप उनके बाप पर मत जाइए, यह दोगलापन वैचारिक है। इसका संबंध गुणसूत्रों से निकल आए तो वह संयोगवश ही हो सकता है। बहुत कम लोग यह जानते थे कि कोई संजय राउत के हारमोनियम छीनकर राउत जी को ही बजा जाएगा, परंतु नियति के आगे कौन टिक पाया है। अब जबकि यह लगभग तय है कि परमादरणीय उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की सरकार का बचना कठिन है, तब मैं कारागार में जाने के भय को त्याग कर कुछ मन की बकवास करने जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि प्रातस्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, आप सरकार का बचना असंभव है की जगह सरकार का बचना कठिन है ही क्यों कह रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि मित्रों, यह भाजपा है। राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये कहकर शिवसेना के साथ ही गठबंधन कर आपका काट भी सकती है, इसलिए कठिन पर बने रहिए। कुछ लोगों ने संजय राउत जी को उखाड़ लिया जैसे शब्दों को बोल्ड फॉन्ट में प्रिंट करवाकर भेजा है, जिस पर संजय राउत जी काफी उद्विग्न महसूस कर रहे हैं। हालांकि संजय जी 11:15 बजे आज सुबह में यह कह रहे थे कि अगर भाजपा को लगता है कि शिवसेना की सरकार गिरा देगी तो वो यह जान ले कि हम राख से दोबारा उठ खड़े होंगे। वो यह बताना भूल गए कि वह राख किस वस्तु की होगी, स्वयं की अधोजटाओं के जलने की या पिछली बार जो चीज उखाड़ ली थी उसकी राख। खैर 1 घंटे के बाद संजय राउत ने विधानसभा भंग होने के भी संकेत दिए। संभव है कि एकनाथ शिंदे ने हथेली भरकर कुछ उखाड़ लिया था और समय के साथ दर्द, सूजन, जलन, लहर, स्थान विशेष की लालिमा, त्वचा में रक्तिम नमी आदि की मात्रा में सतत वृद्धि हो रही है। सरकार अगर गिर जाए तो संजय राउत अगम कुमार निगम की फिर वेब-फाई एल्बम रिपीट मोड पर सुन सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने जो किया है उस पर तो वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, ये गाना गाएंगे। और अगर ना गिरे तो केतकी चिताले, निखिल भावरे की तरह 1-1.5 महीने तो मैं भी कारावास में डाला जा सकता हूँ। इसलिए आप लोग अगर मेरे नए ट्विटर अकाउंट पे जो अजीत भारती डबल आई अंत में है उस पे अगर आप ये
अंडरग्राउंड होने का समय आ गया। ये वाला मीम देखें तो यह जान ले कि मैं नेपाल के लिए प्रस्थान कर चुका हूं। एकनाथ शिंदे जी ने जो किया वो शरद पवार जी के लिए पीड़ादायक तो कहा ही जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जोड़ तोड़ की राजनीति में बीता हो और भाजपा सरकार ने उनके इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों के कारण पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया हो, उन्हें कोई बुढ़ापे में पीछे से जंग लगे छुरे से मार दे तो वो व्यक्ति रक्तस्राव से मरे न मरे, टिटनस से तो अवश्य ही मर जाएगा। वैसे शरद पवार जी पर भी कुछ लिखना या बोलना जेल में ही पहुंचाता है, फिर भी एक प्रयत्न करते हैं। यह सब देखते हुए कांग्रेस पूरे प्रकरण में स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रही है। वो यह तय नहीं कर पा रही है कि राहुल के ईडी पूछताछ के नाम पर आरंभ किए सत्याग्रह में अग्निवीर के लिए सत्याग्रह जोड़ने के बाद क्या एक ट्वीट में इतना स्थान बचेगा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र को बचाने का सत्याग्रह भी जोड़ पाए। छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार में किसी तरह बने रहने के लिए कांग्रेस ने कई बलिदान दिए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हो जाने पर वो अब अर्णब गोस्वामी आदि को अंतोनिया माइनो नाम लेने पर सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही उन पर केस कर सकती है। यह उनके लिए एक दुखदायक बात है। कांग्रेस वाले ने जब यह देखा कि उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो उन्होंने कमलनाथ जी के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें महाराष्ट्र में हो रही उथल पुथल पर दृष्टि बनाए रखने हेतु नेता नियुक्त कर दिया। बहुत लोग कांग्रेस का उपहास कर रहे हैं कि कमलनाथ तो ऐसी स्थिति में अपनी सरकार नहीं बचा सका था, वो महाराष्ट्र की घंटा बचाएगा। देखिए, अनुभव कहीं ना कहीं आपको लाभ ही पहुंचाता है। कमलनाथ जी को अनुभव है कि मुख्यमंत्री पद से पदच्युत होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो वो अब उद्धव ठाकरे जी से मिलकर एक ब्रोशर देंगे उनको, जिसमें लिखा होगा कि वो किस स्थिति में क्या करें। जैसे कि अब बहुआयामी पुत्र आदित्य ठाकरे जी को कहां सेटल करें, ये एक प्रश्न तो है ही। आदित्य ठाकरे ने अपने मंत्रित्व काल में जो वैज्ञानिक कार्य किए हैं वो सामान्य बुद्धि विवेक को चुनौती देते हैं। मुंबई में पेंगुइन लाना हो या फिर 43 शिवसेना पार्षदों के घरों के सौंदर्यीकरण हेतु 3,693 करोड़ का आवंटन। आदित्य साहब ने बताया कि विलक्षण पिता का पुत्र अति विलक्षण ही होता है। अब ऐसे में कमलनाथ जी तो बताएंगे कि आदित्य ठाकरे जी आगे हार्वर्ड में जीव विज्ञान पर शोध करेंगे या फिर मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान को अपनी सेवाएं देंगे। कई लोगों ने आदित्य ठाकरे की अपेक्षित दुर्गति के लिए बरखा दत्त को उत्तरदायी ठहराया है। यह फोटो हर जगह दिखाई जा रही है कि बरखा के साथ बैठा था, ये तो होना ही था। अब लोगों को नहीं लगता कि भाजपा आईटी सेल वालों को कितना दुख पहुंचेगा जो इस कार्य के लिए अमित शाह के चाणक्यत्व को क्रेडिट दे रहे थे। एक आदमी ने लिखा है कि कल तक जो लोग गृह मंत्री जी को गालियां दे रहे थे, आज उनका मुंह बंद हो गया होगा। भाई मेरे, हमारा मुंह क्या बंद होगा? मुंह और अंगूठे तो माननीय गृह मंत्री जी के बंद हैं कि एक के बाद एक कांड हो रहे हैं, ना तो वो आदेश दे पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं। और हाँ, तनिक सोचो कि क्या राज्यों में सरकारें बनवाना केंद्रीय गृह मंत्री का कार्य है, या फिर शाहीन बाग, दिल्ली दंगे, किसान आंदोलन, लाल किले पर आक्रमण, रामनवमी पर हिंसा, नुपुर शर्मा मामले में हिंसा आदि को रोकना? सोचो भाई, नहीं सोच पाएंगे क्योंकि ज्योतिषीय गणना ग्रह नक्षत्रों के चाल पर आधारित गणित है, जबकि अमित शाह को महाराष्ट्र के लिए क्रेडिट देना सामान्य बुद्धि पर निर्भर है। क्रेडिट के लिए अभी कई आईटी सेल वाले लड़ मरेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा वाली किताब में जैसे कथाएं होती हैं, वैसे ही कथाएं गढ़ी जाएंगी कि देवेंद्र फडणवीस को यह विचार होली मिलन समारोह में गले लगते समय अमित भाई शाह ने कान में दिया था कि वो शिवसेना को तोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि जिसका नाम ही एक नाथ हो वह एक साथ दो लोगों को नाथ क्यों बनाएगा। इसी हेतु फिर देवेंद्र भाई ने 16 सोमवार का व्रत करके एकनाथ शिंदे जी को प्रसन्न किया ताकि वो अपना वर्तमान नाथ त्यागे और नए नाथ के गृह में आए। आईटी सेलियों के अनुसार उसी पूजा अर्चना का फल है कि आज सारे विधायक एक 5 स्टार होटल से दूसरे में जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अजीत जी, थंबनेल में शिवसेना का रोस्ट लिखकर आप भाजपा वालों का रोस्ट किए जा रहे हैं। लगता है अमित शाह ने करोड़ों रुपए देने बंद कर दिए। बिल्कुल सही बात है। पहले तो उन्होंने इतने करोड़ दिए कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, और ऊपर से ईडी किसी दिन चिट्ठी भिजवा कर सारा माल जो है ईडी से उठवा लेंगे। खैर, शिवसेना को तो जो दुख होगा वह तो होगा ही, परंतु एक दुख तो उद्धव ठाकरे जी को भी सताएगा कि सत्ता से बाहर जाने पर वही पुलिस जो मंगल ग्रह के पत्थरों को भी नोटिस भेज दिया करती थी, संभवतः उनके घर में भी घुसेगी। सचिन वाजे, अनिल देशमुख, परमवीर सिंह आदि के कुकृत्यों का उत्तर भी तो देना होगा ठाकरे जी को। किंतु ठाकरे जी को पुलिस द्वारा अराजक कार्य करवाने पर चिंतित नहीं होना चाहिए। उनके लिए तो
पुलिस हो ना हो, शिव सैनिक तो सदैव रहेंगे, जो जब मन आता है किसी नेवी अफसर को पीट देते हैं, किसी दूसरी पार्टी के कार्यालय में आग लगा देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बिहारियों और यूपी के लोगों को पीटते रहते हैं। वंस अ शिव सैनिक ऑलवेज एन अराजक शिव सैनिक। हाँ, जो बात संभव है वो यह है कि मोदी जी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर राज्यसभा में बुला ले। उप्स, सॉरी, राज्यसभा चुनाव तो हार गए और शिवसेना वालों ने भाजपा के प्रत्याशी को ही जिता दिया। वहीं रवीश जी तुरंत ही राजनीति के आदर्शों का ज्ञान देने लगे। उन्होंने बताया है कि कैसे भाजपा कई राजनीतिक दलों को खत्म कर रही है। वो बताते हैं कि भाजपा हारने पर तोड़फोड़ मचाती है, जांच एजेंसियां लगाती है। रवीश जी का यह ज्ञान तब नहीं आया था जब शिवसेना ने चुनाव तो भाजपा के साथ होकर लड़ा था और सरकार उनके साथ बना ली, जिनको गाली देकर, जिनके दुर्गुण गिनाकर चुनाव जीती थी। तब रवीश जी यह देख पा रहे थे कि शिवसेना तेल की खौलती कड़ाही पर बैठकर आदर्शों की जलेबी छान रही है और रवीश राजदीप जैसों को टाटा न्यू ऐप से तुरंत डिलीवर हो रहा है, एकदम गर्मा गर्म। पहले जिस शिवसेना को अराजक और गुंडे कहते थे क्योंकि वो भाजपा के साथ होती थी, वही अब रवीश के लिए वैसी पार्टी हो गई जिसके निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता शक्ति प्रदर्शन किया करते थे। जी, रवीश जी यह बताएं कि क्या नेवी ऑफिसर को पीटना शक्ति प्रदर्शन था, किसी का सिर मुड़वा देना शक्ति प्रदर्शन होता है, भाजपा कार्यालय को फूंकना, थिएटरों को तोड़ना, गरीब फल वालों को उनके बिहारी होने पर पीटना, ये सब भी शक्ति प्रदर्शन में ही आता है। रवीश का एक दर्द जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, नहीं बवासीर नहीं है, वो यह भी है कि विपक्ष खत्म होता जा रहा है। उसका भी उत्तर वो भाजपा से ही मांग रहे, ना कि नकारे कांग्रेस से कि राष्ट्रव्यापी पार्टी मां बेटे के आंचल से बाहर कब निकलकर सुधारों की चेष्टा करेगी। अब यह भी दिखने लगा है कि रवीश और उनका गिरोह विपक्ष को भी प्राण देने हेतु भाजपा से ही आस लगा रहा है। जैसे कि भाजपा अपनी पार्टी को दो हिस्सों में तोड़ दे, एक का नाम रखे भाजपा ब्रैकेट में मोदी शाह और दूसरे में लिखे भाजपा ब्रैकेट में विपक्ष। अब यही बचा है ताकि रवीश जैसों के कलेजे को ठंडक मिले, क्योंकि चाहे मायावती के स्टेज का कूलर हो या अखिलेश का चार्टर्ड प्लेन, रवीश के सीने की आग और जलन को कोई हवा शीतलता प्रदान नहीं कर पाई। वहीं राजदीप भी राष्ट्र को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं और 4 प्रश्न एक ही ट्वीट में पूछ दिए हैं। उनका पहला प्रश्न है कि शिवसेना के रेबेल विधायक यानी बागी विधायक एक भाजपा शासित प्रदेश से दूसरे में क्यों जा रहे हैं। देखो राजदीप जी, हर व्यक्ति आपकी तरह निष्ठावान नहीं होता कि नौकरी तो कर रहे पत्रकारिता की, परंतु कांग्रेस की लुटिया डूबते नहीं देख सकते और मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूपेण समर्पित हैं कि कैसे भाजपा को कोसते रहें और अपनी उपयोगिता अपनी पार्टी के लिए सिद्ध करते रहें। दूसरा प्रश्न यह लिखा है कि असम में बाढ़ आई है और इनकी प्राथमिकता सरकार गिराने की है। असम की बाढ़ से याद आया कि राजदीप एक विशिष्ट प्रकार के दोगले हैं। नहीं, दोगले से आप उनके बाप पर मत जाइए, यह दोगलापन वैचारिक है। इसका संबंध गुणसूत्रों से निकल आए तो वह संयोगवश ही हो सकता है। राजदीप जी ने असम की बाढ़ के समय राष्ट्रीय कवरेज न होने पर कुछ सालों पूर्व यह लिखा था कि यह प्रदेश इतनी दूर है कि उसे समाचारों में सम्मिलित करना दुष्कर है। आज अचानक से उन्हें असम के बाढ़ों का स्मरण इस कारण भी हो गया है क्योंकि हरामखोर प्रवृत्ति के व्यक्ति की संवेदनशीलता बाढ़ग्रस्त मनुष्यों के प्रति नहीं होती, बल्कि वह ऐसे दुर्दिनों का भी उपयोग अपने स्वामी या स्वामिनी की रक्षा हेतु ही करता है। राजदीप जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में जब कोरोना की पहली लहर 1.5 साल तक चल गई थी तो न तो उद्धव जी हाथ में सिरिंज लेकर घूम रहे थे टीका देने के लिए, ना ही हर साल वहां बाढ़ आती है तो हेलीकॉप्टर से वड़ा पाव गिराते हैं। उसी प्रकार हिमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ से निपट लेंगे जैसे हर साल निपटते हैं। आप उनकी चिंता ना करें। तीसरा प्रश्न जो है राजदीप का वो यह है कि ऐसे विरोधों के लिए पैसे कौन देता है? हु फंड्स दीज रेबेलियन? पैसा सुनते ही इनकी बिल्लौरी चक्षुओं में चमक आ गई कि ये जो 40 लोग हैं वो तो 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, चार्टर्ड विमानों से यात्रा कर रहे हैं, पैसा आ कहाँ से रहा है? राजदीप, पैसा वहीं से आ रहा है और वैसे ही आ रहा है जहां से और जैसे आपको अपनी चाटुकारिता के लिए आता है। जब आप अर्नब और मोदी के साक्षात्कार पर प्रश्न उठाते हैं कि कठिन प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन सोनिया गांधी से स्वयं साक्षात करते समय कठिन प्रश्नों के नाम पर उनसे साड़ी का रंग और किचन में इंदिरा गांधी घुसने देती थी कि नहीं, ये पूछते हैं। राजदीप का चौथा प्रश्न है कि क्या किसी को इन बातों की पड़ी है? डज एनीवन केयर?
ना राजदीप, किसी को कहाँ पड़ी है। बस तुम ही 4 प्रश्न एक ट्वीट में लिख रहे हो और तुम्हारा पूरा गिरोह एकनाथ शिंदे को ऑटो ड्राइवर बताने से लेकर विपक्ष की हत्या, लोकतंत्र की हत्या और राजनीति के आदर्शों पर ज्ञान देता फिर रहा है। किसी को कहाँ पड़ी है यार। और अंत में राजदीप ने लिखा है कि नेट यह है कि नेता मस्त जनता त्रस्त। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनता कहाँ त्रस्त है इसमें। क्या एकनाथ शिंदे ने सड़क पर बैरियर लगाकर लोगों से जबरन पैसे मांगे 5 स्टार होटल में रुकने के लिए? जब मैं इस व्यंग का उपसंहार लिख रहा था तब एक अपडेट यह आया कि उद्धव ठाकरे जी को कोरोना हो गया है। ऐसे में मैंने पूर्ण संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बात को भी स्क्रिप्ट में सम्मिलित कर लिया है। इससे बिल्कुल ही अलग समाचार में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक टीम तुरंत ही मुंबई भेजी ताकि वो यह जान सके कि क्या ओमिक्रॉन का कोई नया वेरिएंट महाराष्ट्र में आया है जो क्षेत्रीय राजनीति से उत्पन्न मानसिक दबाव के साथ म्यूटेशन करके सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। जब 1 बजे बुलाई गई सभा का समापन हुआ तो कांग्रेस के नेता विक्ट्री साइन बनाते हुए निकले। कांग्रेस की जीवटता सब समाज के लिए प्रेरणादायक है कि वो यह जानते हैं कि वो पहले भी सरकार में नहीं ही रहते और अब भी नहीं रहेंगे, तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। साथ ही वो विक्ट्री साइन क्यों बना रहे हैं इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी के सत्याग्रह पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उनकी एक मुस्कान से पौ फटने लगता है अंधेरे में। इस पर एक ट्वीट यह भी आया कि भाई जो फट रहा है अंधेरे में उसे पाँव नहीं कहते हैं। खैर, अंत में इस सरकार को जिताने का सारा उत्तरदायित्व तो लगता है मनफ भाई चाय वाले के कंधे पर आ गया है। संजय राउत जो है वो मनफ भाई के दुकान पर गए और बोले, भैया कुछ विधायक मिलेंगे क्या? फिर मनफ भाई उनको अपनी दुकान पर बैठने बोलकर बाइक लेकर निकल गए। संजय राउत की जान में जान आई कि वो चाय वाला अपनी बाइक से लेडीज लोग के लिए पैड ला सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता। वो हारमोनियम निकालकर बजाने लगे। तभी थोड़ी देर बाद मनफ भाई एक बस लेकर आता दिखा जिसमें शिवसेना के 44 विधायक थे। संजय राउत मनफ भाई को धन्यवाद दिया और गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी वहां से एकनाथ शिंदे और हिमंता विश्वा शर्मा बाहर निकले और उन्हें दबोचकर बस में बिठा लिया और जोर से कहा कि बहुमत का प्रबंध हो गया मित्रों। संजय राउत के मुंह से निकला, सरफराज ने धोखा दे दिया। अगर यह रोस्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारी सहायता करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।